नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस महामारी के दौर में कुशल होंगे, आपके परिवार वाले सब स्वस्थ होंगे, किसी को कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसी कोई आती है तो आप लोग हम लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। आवाज़ तेज। ठीक। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही पा रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी सेक्टर में या प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक। तो पहली चीज़ क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है अभी कि ये व्यवहार में नहीं है, व्यवहार में है लेकिन हाँ उतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। कुछ एक मीम या जोक आप लोगों ने सुना होगा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, नोटबंदी के समय पे, कि 2000 की नोट में नैनो सेंसर आधारित चिप लगाई गई है जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके या टेरर फंडिंग को या आतंकवादी संगठनों की फंडिंग को रोका जा सके। हालांकि ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है इस समय पे कि इतने बड़ी व्यापक तौर पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो आज हम जब नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की। बेसिक कॉन्सेप्ट की यानी नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी की बुनियादी अवधारणा क्या है। ठीक। उसके बाद इनके अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग में सबसे पहला स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एनवायरमेंटल सेक्टर और उसके साथ विविध या मिसलेनियस अन्य सेक्टर भी जितने भी और भी डेवलपमेंट्स या विकास हुए हैं नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर। उसके साथ अनुप्रयोग के बाद हर तकनीकी भी अपनी एक दोहरी प्रवृत्ति होती है जो तो अपने साथ अच्छाइयाँ तो लाती है लेकिन उसके साथ बुराइयाँ भी लाती है। जैसे वर्तमान में बड़ी सारी अफवाहें फैल रही हैं, बड़े सारे र्यूमर चल रहे हैं कि इस महामारी के संकट में भी लोग अनेक तरह की बातें कर रहे हैं कि जो मौतें हो रही हैं वो 5G स्पेक्ट्रम के द्वारा हो रही हैं। हालांकि ऐसा सही नहीं है। स्पेक्ट्रम क्या है कि एक लंबे समय पर नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो एक लंबे समय पे लंबी अवधि में जाके दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो प्रत्येक प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी दोहरी प्रवृत्ति के साथ आती है यानी उसकी एक डबल टेंडेंसी होती है। तो नैनो प्रौद्योगिकी में भी कौन कौन से मुद्दे हैं व चिंताएं कौन सी हैं। उसके बाद मुद्दे और चिंताएं की बात की जाए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे भारत की स्थिति इसमें कहाँ पे है। भारत किस जगह पे है वैश्विक, क्या कहते हैं ना, वैश्विक रूप से या वैश्विक विश्व में एक लेवल पे भारत कहाँ पे स्टैंड करता है नैनो प्रौद्योगिकी के मामले में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नैनो प्रौद्योगिकी में एक बुनियादी अवधारणा से लेकर काम करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग पैमाने तो पढ़े होंगे ना, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी जितने भी और भी पैमाने होते हैं, चाहे वो समय के मापने के हों, चाहे दूरी मापने के हों, चाहे वेट मापने के, जो भी पैमाने हों उनको तो आप लोगों ने पढ़ाया होगा। ठीक। पहला पैमाना क्या होता है ना कि पैमाने ये तो बहुत बड़े पैमाने होते हैं, क्विंटल, टन या किलोमीटर, प्रकाश वर्ष। दूसरे सूक्ष्म पैमाने होते हैं, उसके बाद अति सूक्ष्म पैमाने आते हैं, उसके बाद एटॉमिक लेवल पे या आणविक पैमाने की बात की जाती है। तो अगर पैमाने की बात की जाए तो हम जिस पैमाने से लेके चलेंगे उसमें सबसे पहला क्या कहते हैं सूक्ष्म पैमाने की बात करें, माइक्रो स्केल की बात करेंगे तो 10 की पावर -3 मिली पैमाना होता है। ठीक। 10 की पावर -6 उसके बाद माइक्रो होता है, माइक्रो स्केल। 10 की पावर -9 ये नैनो स्केल होती है। उसके बाद 10 की पावर -12 ये पिको स्केल होती है। उसके बाद 10 की पावर -15 ये फेमटो होता है। अब नैनो स्केल के बाद कि ऊपर के जो पैमाने हैं ये सूक्ष्म पैमाने हैं, इनको माइक्रो स्केल की संज्ञा में रखते हैं। और इसके बाद के जो दो पैमाने हैं ये एटॉमिक है, एटॉमिक लेवल पे क्या इनको
एटॉमिक स्केल की संख्या में आणविक पैमाने के लिए करते हैं या न्यूक्लियर पैमाने की बात करते हैं। ठीक, अब जब हम बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, तो जाहिर सी बात है इस पैमाने की बात करें। तो नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी में जिस पैमाने के तहत हम काम करते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच का पैमाना आता है। इसके बीच के पैमाने को लेके हम चलते हैं। 1 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 और 100 नैनोमीटर मतलब 1 गुणे 10 की पावर -9 मल्टीप्लाइड बाई 100 इम्प्लाई कितना हो जाएगा 10 की पावर -7 ठीक मीटर। इस लेवल पे हम नैनो प्रौद्योगिकी का अध्ययन करेंगे। ठीक, अब नैनो प्रौद्योगिकी से पहले नैनो साइंस क्या होता है, इसके बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक, ये जो सबसे क्या कहते हैं एक्सेप्टेड परिभाषा है, जो हर एक जगह पे उसको एक्सेप्ट किया गया है, सराहा गया है, तो उसमें कहते हैं कि नैनो कणों का जो इस आकार के कण हैं इनका अध्ययन, इस उसमें लगने वाली प्रौद्योगिकी का अध्ययन नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। उसके अलावा दूसरा परिभाषा बताया जाता है कि इस स्केल पे जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको व्यवस्थित व नियंत्रित तरीके से जोड़कर उनको अपने इच्छानुसार एक आकार देकर उनकी कार्यक्षमता का विकास नैनो प्रौद्योगिकी। हालांकि ये परिभाषा सार्वभौमिक तौर पे मान्य नहीं है। सार्वभौमिक तौर पे या यूनिवर्सल लेवल पे जो परिभाषा सबसे ज़्यादा मान्य है वो है कि इस स्केल के अंतर्गत जितने भी पार्टिकल हैं उनका अध्ययन ठीक ही नैनो विज्ञान है या नैनो प्रौद्योगिकी। अब क्या होता है ना कि नैनो स्केल पे जाने पर अगर हम सिद्धांतों की बात करें, अब नैनो प्रौद्योगिकी में क्या ऐसा क्या हो जाता है नैनो स्केल पे जाने के बाद कि एक अलग तरीके के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं या एक अलग तरीका का कोई, जैसे आप एक कहते हैं ना कि सोना सोना ही है, तांबा तांबा ही है, चाहे वो 1 किलो में हो चाहे 10 ग्राम में हो, उसके मूल्य में फर्क आएगा, बाकी उसके प्रॉपर्टीज में या कैरेक्टरिस्टिक या गुण में उसके कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो नैनो पैमाने पे आप आएंगे, नैनो स्केल पे आएंगे, नैनो पैमाने पर जो पदार्थ है, पदार्थ का जो मूल गुण है बड़े लेवल पे मूल गुण से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। कोई भी पदार्थ नैनो पैमाने पे जाने के बाद अपने मूल गुण से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगर उदाहरण की बात किया जाए, इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए तो तांबा है। तांबा जाहिर सी बात है सभी लोगों को पता होगा कि तांबा सामान्य अवस्था में एक अपारदर्शी धातु है। वहीं ये नैनो पैमाने पे जाने के बाद नैनो स्केल पर ये पारदर्शिता का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, गहने में जो सबसे ज्यादा पहनने वाला धातु है वो है सोना, क्योंकि ये एक सामान्य बिहेवियर में या सामान्य व्यवहार में ये अक्रिय धातु मानी जाती है सामान्यतः। लेकिन अब नैनो स्तर पे आप जाएंगे तो एक आदर्श उत्प्रेरक का कार्य करती है। आदर्श उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। ठीक, तो ऐसा क्या होता है, क्यों, किस प्रकार से, क्या कारण ऐसे हैं कि नैनो पैमाने पे जाने के बाद जो पदार्थ हैं वो अपने मूल गुणधर्म से भिन्न गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके सिद्धांतों कि ऐसे कौन से सिद्धांत हैं या ऐसा क्या परिवर्तन आता है जिससे जो पदार्थ हैं वो एक डिफरेंट करेक्ट प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। पहला सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक, तो सिद्धांतों में सबसे पहला आता है कि यहाँ पे नैनो लेवल पे जो परंपरागत या ट्रेडिशनल भौतिक नियम हैं
जो आप लोग पढ़ते होंगे ताप, दाब, वॉल्यूम, आयतन, आयतन के जो संबंध हैं वो यहाँ पे काम नहीं करते। नैनो लेवल परंपरागत भौतिक नियमों की जगह से क्वांटम भौतिक नियमों से संचालित होती है। क्वांटम भौतिक नियमों से या क्वांटम फिजिक्स के रूल से संचालित होता है। ठीक, उसके साथ साथ अब किसी पदार्थ को इतने क्या कहते हैं छोटे लेवल तक आप काट के, मतलब छोटे एक माइक्रो लेवल से भी नीचे लेके जाएंगे उसको काट के या उसको जोड़ के, जिस भी प्रक्रिया से आप वो आगे पढ़ेंगे। तो अब क्या होता है ना कि जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है, ठीक है, इस सरफेस सतह से आयतन का अनुपात, आयतन का जो अनुपात है वो बढ़ जाता है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा कि इसके द्वारा जो वातावरण से जो ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया है, स्थानांतरण की प्रक्रिया ये क्या हो प्रभावित हो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ने से वातावरण से ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रभावित हो, जो इसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता को प्रभावित करे। इससे क्या होगा, उस पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाशीलता प्रभावित होगी। रासायनिक अभिक्रियाशीलता प्रभावित अगर हो रही है किसी पदार्थ की, तो जाहिर सी बात है जो वो ये रासायनिक अभिक्रियाशीलता उस पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन का कारण है, गुण में परिवर्तन का कारण है। यही एक ऐसा कारण है, रासायनिक गुण में या भौतिक गुण में परिवर्तन का कारण है। यही एक कारण है जिससे सोना सामान्यतः अक्रिय धातु है, जो नैनो पैमाने पे जाने के बाद एक आदर्श उत्प्रेरक की तरह या सक्रिय धातु की तरह व्यवहार करती है। तांबा सामान्यतः अपारदर्शी है, जो नैनो लेवल पे जाने के बाद एक पारदर्शिता का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, अब अगला टॉपिक जो आएगा हमारे साथ वो आएगा कि नैनो लेवल पे या नैनो स्केल पे पदार्थों को ले जाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरह से आप नैनो स्केल पे पदार्थ को लेके जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि छीनी हथौड़ी लेके बैठ जाएंगे और टक 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 5 मिनट में काट पीट के उसको अपने हिसाब से बराबर करके कह देंगे चलिए ये नैनो पदार्थ का हमने निर्माण किया। तो नैनो पदार्थ का निर्माण पहला होता है, जैसे पैमाने की बात की गई थी कि 10 की पावर -3 मिली है, 10 की पावर -6 माइक्रो है, 10 की पावर -9 ये नैनो है, जिस पैमाने का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। 10 की पावर -12, ठीक, 10 की पावर -12 है, वो एक पिको पैमाना है, पिको का, हाँ 10 की पावर -12 पिको पैमाना है, और 10 की पावर -15 एक फेम्टो पैमाना है। तो इस लेवल पे किसी पदार्थ को लाने के लिए एक रेंज, जो रेंज नैनो रेंज मानी गई हमारे साथ, जो पहले ही बताया, 10 की पावर माइनस से 10 की पावर -7 मीटर तक की जो रेंज है, एक परास है, उस परास के जो पदार्थ को लाने के लिए आप दो ही तरह से तो ला सकते हैं ना, या तो इससे बड़ा पदार्थ लीजिए या मिली माइक्रो लेवल पे, या इस पर उसको ऊपर से नीचे की तरफ काट के लीजिए, जो भी आपके पास उपकरण, जैसे भी उपकरण मशीनों के साथ, या तो नीचे के जो पदार्थ हैं इनको संश्लेषित कीजिए और उस रेंज तक लेके आइए। तो जो आप किसी बड़े पदार्थ को काटते हुए लेके आएंगे, छोटा करते हुए लेके आएंगे, तो ऐसे मेथड को, जो ऊपर का मेथड आएगा इस रेंज पे लाने के लिए, जिसको हम टॉप डाउन मेथड बोलते हैं, टॉप डाउन मेथड, यानी हम कि उस रेंज से बड़ा पदार्थ ले रहे हैं या उस रेंज से बड़ी चीज ले रहे हैं, उसके बाद उसको हम छोटा करके ले रहे हैं, उसको नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। और जो दूसरा बनेगा
वो कहलाएगा बॉटम अप मेथड। बॉटम अप मेथड अर्थात हम उससे नीचे का स्केल ले रहे हैं, उससे नीचे की चीज़ें ले रहे हैं और उसको संश्लेषित करते हैं, उसमें कुछ जोड़ के उसको हम एक रेंज पे लेके आ रहे हैं। अब इन दोनों विधियों में सबसे बड़ी बात है कि कोई अगर कहीं पे आपके पास दो चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, आप जिस भी चीज़ दोनों चीज़ों में, तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे ना कि दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक। तो इसी तरह से हमारे पास जब चुनने की स्वतंत्रता होती है तो हम सबसे पहले उसके पॉजिटिव और निगेटिव्स को ध्यान में रखते हैं, फिर हम उन चीज़ों को उनमें चुनने की अपने हिसाब से जिससे हमको एक अधिकतम फायदा हो उस चीज़ को हम चुन लेते हैं। तो विधियों की अगर बात की जाए तो पहली विधि है जो वो है टॉप डाउन, दूसरा बॉटम अप। टॉप डाउन में आप पहले बताया कि एक बड़े ऊपर से लेके नीचे की तरफ हम आएंगे और बॉटम अप में हम उससे छोटे स्तर के या छोटे पैमाने पे वस्तु को लेके उसको संश्लेषित करके संश्लेषण के माध्यम से हम उसको एक रेंज पे लेके आएंगे। तो जो टॉप डाउन मेथड है उसकी सबसे बड़ी बात है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी समय ज़्यादा है, इसमें समय ज़्यादा है, ठीक। उसके साथ साथ इसमें जो व्यय है वो अधिक है, यानी कि खर्चीला प्रोसेस है, यानी ये विधि जो है वो उसकी अपेक्षा में बॉटम अप की अपेक्षा में खर्चीली। तीसरी सबसे बड़ी काम है कि इसके माध्यम से बृहद पैमाने पर या बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं, ठीक। अगर बृहद पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है तो हम किसमें से आप इसका उत्पादन कर सकते हैं? आरंभिक अनुसंधान की प्रक्रिया के लिए, आरंभिक अनुसंधान के लिए हम इसका काम कर सकते हैं, या बॉटम या सॉरी टॉप डाउन मेथड का उपयोग कर सकते हैं केवल और केवल आरंभिक अनुसंधान के लिए। अब बॉटम अप मेथड में आया है तो इसका रिवर्स है, सीधी सी बात है। ये जो विधि है वो रासायनिक संश्लेषण में आधारित है, केमिकल कंपोजिशन आधारित है, रासायनिक संश्लेषण आधारित विधि है। समय कम लगता है इसमें, समय कम लगता है, उसके साथ साथ कम समय में उत्पादन हम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर देंगे तो जाहिर सी बात है उस विधि का ICOR कम होगा ना, या COR कम होगा। अगर ICOR जिसका कम होता है किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी टेक्नोलॉजी का, तो जाहिर सी बात है उसका क्या कहते हैं साख ऊँची, ठीक। कम समय में अगर हम ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, ये तो थोड़ा अलग से टॉपिक था ICOR, ये पूंजी निर्माण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के साथ में पढ़ेंगे, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि ये अत्यधिक लोकप्रिय विधि है वर्तमान समय में, क्योंकि अब रासायनिक संश्लेषण आधारित है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, उसके साथ साथ हमको बेहतर रिजल्ट दे रही है, कम समय में हम ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉटम अप मेथड हमारे लिए ज़्यादा कारगर साबित हो, ठीक। अब बात करते हैं नैनो पदार्थ। नैनो पदार्थ आज के समय में हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक, और उनके गुण क्या है। तो जैसे जो लोग करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा ध्यान से देखते होंगे तो अभी हाल ही में एक सोने के नैनो पार्टिकल का संश्लेषण किया गया था, भारत के द्वारा ही किया गया था, एक गोवा विश्वविद्यालय और भारतीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के द्वारा, इसके द्वारा तो हम नैनो पदार्थ की बात करते हैं। नैनो पदार्थ, नैनो पदार्थ में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरे आवर्त सारणी में या हर किसी भी जगह पे दो ही तरह के ज़्यादातर दो ही डिवीजन पाए जाते हैं, एक या कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक है, यानी एक ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित है या कार्बनिक अणु पाए जाते हैं,
पहला है कार्बन रहित, ठीक, और दूसरा है कार्बन नैनो पदार्थ या कार्बन नैनो पदार्थ। ज्यादातर इस पूरे इसमें सबसे ज्यादा फोकस हमारा कार्बन नैनो पदार्थ पे होगा, क्योंकि इनका संश्लेषण आसान है, ये ज़्यादा मात्रा में उत्पादित हो रहे हैं और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन्हीं के साथ लोग काम कर रहे हैं। तो पहले जो कार्बन रहित पदार्थ हम बात करते हैं, तो एक पहला आता है सिल्वर नैनो पार्टिकल। क्या सिल्वर नैनो का सिल्वर नैनो सिल्वर नैनो का दरअसल क्या होता है, ये जीवाणुरोधी है। तो इसका हम क्या काम कर सकते हैं, सिल्वर के नैनो पार्टिकल का अगर हम संश्लेषण कर लें, सिल्वर नैनो क्रिस्टल का संश्लेषण कर लें, तो इसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग किस सेक्टर में कर सकते हैं, जीवाणुरोधी है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग हम इसका कौन से सेक्टर कर सकते हैं, सेक्टर में हेल्थ सेक्टर में। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी पट्टी का निर्माण कर सकते हैं जो कटने के बाद अगर हाथ पे लगाई जाए या किसी भी अंग पे लगाया जाए तो उसमें जो बाहर के बैक्टीरिया है वो दोबारा अटैक करके हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरा बात करते हैं प्लैटिनम नैनोसेल। प्लैटिनम नैनोसेल की अगर हम बात करते हैं, प्लैटिनम नैनो पार्टिकल, सॉरी सेल बोल दिया था, प्लैटिनम नैनो पार्टिकल की बात करते हैं, तो ये एक आदर्श उत्प्रेरक की तरह, उत्प्रेरक के साथ साथ एक फ्यूल सेल की तरह काम करता है। तो इसका प्रयोग आप उससे सोच लीजिए, केमिकल रिएक्शन तीव्र हो जाएंगी, कम समय में हम ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे, ज़्यादा सटीक से उत्पादन कर पाएंगे। फ्यूल सेल की तरह काम कर रहा है तो हमारा एनर्जी सेक्टर में हमारा बहुत ज़्यादा इसके साथ मदद मिल सकता है। अगले की बात करते हैं हम, तो एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट जैसा खरोंच रोधी है, स्क्रैच प्रूफ है। तो अगर कोई भी चीज स्क्रैच प्रूफ है तो जो हमारे घर में कांच के सामान, ठीक, तो उन कांच के सामान में हम उपयोग कर लेंगे तो हमारा जो सामान है ज़्यादा दिन तक चलेगा ना, ज़्यादा टिकाऊ हो जाएगा। अगर कोई चीज़ खरोंच रोधी, खरोंच नहीं पड़ रही तो ज़्यादा दिन तक नया दिखेगा, चमकदार दिखेगा। दूसरा क्या आता है, अगला इसमें है टाइटेनियम या टिटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बात करते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड दरअसल ये अल्ट्रा वायलेट किरणों से को मतलब दूर करती है, ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को से इफेक्ट नहीं पहुंचाने देती, यानी पराबैंगनी किरणों से ये रोधी है। तो हम इसका चश्मों में उपयोग कर सकते हैं, कुछ एक वस्त्रों पे उपयोग कर सकते हैं जहाँ पे खासकर बहुत ज़्यादा मात्रा में धूप पड़ती है या बहुत ज़्यादा मात्रा में पराबैंगनी किरणें हमारे सतह से आके टकराती हैं। तो खासकर इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग टाइटेनियम डाइऑक्साइड का चश्मों में होता है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने में, जो जहाँ हमको यूवी किरणों से हमारी आंखों को क्या कहते हैं नुकसान होने से हमको बचाते हैं। कार्बन नैनो पदार्थ की अगर बात की जाए, ठीक, तो कार्बन नैनो पदार्थ में इसके अलावा और भी हैं अकार्बनिक पदार्थ, लेकिन हम जो वर्तमान में थोड़ा ज़्यादा चर्चा में रहे हैं या जिन पर बातचीत हुई उन्हीं को लेके चल रहे हैं। उसके अलावा अगर इस तरह से सारे नैनो पार्टिकल की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, तो इसके कुछ एक आप लोग अपने तरफ से भी देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन एरिया होगा पूरे डिस्कशन का, शुरू से लेकर अंत तक का, कार्बन नैनो पदार्थ के बारे में। ठीक, तो कार्बन नैनो पदार्थ का क्या है, उनमें सबसे पहला बात आता है ग्राफीन का। अभी हम इसके केवल नाम नोट कर रहे हैं, लेकिन ग्राफीन की संरचना कैसी है और उसके प्रॉपर्टीज क्या है वो एक वन बाय वन आगे करके अध्ययन करेंगे। दूसरा आता है कार्बन नैनो ट्यूब। तीसरा है फुलेरिन। फुलेरिन तो सुने होंगे, कार्बन का रूप है। अब
ग्राफीन क्या होती है? ठीक, ग्राफीन के साथ साथ उससे पहले ये मान लीजिए कि ये दोनों संश्लेषण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये हमारे साथ लेबोरेटरी में इनको संश्लेषित किया जाता है। और फुलेरीन एक ऐसा नैनो पदार्थ है या कार्बन का अपरूप है जो प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। ठीक है, अब ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रेफाइट से उत्पन्न किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम दो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस की बात करेंगे कि क्यों ग्रेफाइट है वो उसमें क्या कहते हैं, हीट का या फिर उसका चार्ज का, आवेश का या धारा का सुचालक होता है। उसके साथ जो तुलना करेंगे कार्बन के ये प्ररूप की, वो है हीरे। तो ग्रेफाइट और हीरे में जो तुलना की बात की जाएगी, तो सबसे पहले अगर हम हीरे को लेते हैं तो हीरे में जो कार्बन परमाणु है वो चारों बंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ, यानी इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और चार्ज फ्लो के लिए, आवेश प्रवाह के लिए उस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है। वहीं चतुष्कोणीय फलक में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। वहीं ग्रेफाइट की अगर बात की जाए तो ग्रेफाइट की अगर बात करेंगे तो ये षटकोणीय फलक में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 से जुड़ा होता है, अपने साथ के 3 परमाणु से जुड़ा होता है। तो अगर इसमें एक और संरचना बनाई जाए तो कुछ इस तरह से बनेंगे। ऐसे आप चेन बनाते जाइए, जितनी लंबी आप बना सकते हैं आपके रोज। तो जाहिर सी बात है अगर कार्बन के बाहरी जो कोश है, बाह्य कोश है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे चारों जो उसका आउटर सेल है एक दूसरे का साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के या सहसंयोजी बंध बना के अपने को न्यूट्रल कर ले रहा है। लेकिन वहीं पे अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो एक दूसरे के साथ 3 बंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास बच रहा है। हर एक कार्बन परमाणु के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जो ग्रेफाइट में चार्ज फ्लो का कारण बनता है। फ्लो का कारण ग्रेफाइट की संरचना आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ग्रेफाइट में की संरचना के साथ ही ग्राफीन, कार्बन नैनोट्यूब की और फुलेरीन की संरचना का अध्ययन हम करें। क्योंकि अभी जब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कार्बन नैनोट्यूब के या फुलेरीन या ग्राफीन के, तो वो नॉर्मल जो हमारे पास कंडक्टर है उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर सुचालक है, कहीं ज़्यादा बेहतर मजबूत है अदर की अपेक्षा, उनसे ज़्यादा बेहतर है, उनसे ज़्यादा तापमान सहन कर सकते हैं। तो अब एक एक करके पहला हम बात करेंगे किसकी, ग्राफीन की। ग्राफीन जो है कार्बन की षटकोणीय परत होती है, यानी हेक्सागोनल षटकोणीय परत के रूप में पाई जाती है ग्राफीन। और जैसे पहले ही बताया प्रत्येक कार्बन इसमें भी 3 अन्य से किस तरह से जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो अगर कार्बन का कोई भी परमाणु 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन या एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। उसके साथ ये एक 2D यानी 2 डायमेंशनल संरचना होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यह है ना परत के रूप में है। केवल परत कोई भी होती है आपके पास तो लंबाई चौड़ाई की। तो ग्राफीन के बारे में आपके पास हो गया इतनी जानकारी, इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। अगला हमारा क्या था, कार्बन नैनोट्यूब या कार्बन। ठीक, तो अगला जो हमारा है वो कार्बन नैनो
ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ये सीट है, ठीक, इसको रोल करके लपेट दो एक ऐसे फोल्ड करके, तो कार्बन नैनो ट्यूब है, जैसे पहले नाम में स्पष्ट है ना कि ये कौन सी संरचना होगी, नलिका अनुमा संरचना होगी। इसकी जो संरचना होगी वैसी होगी नलिका अनुमा संरचना। अब ग्रेफीन को अगर रोल किया गया है तो जाहिर सी बात है, जो उसकी जो दीवार आएगी ना उस पर कौन सी परत होगी, किस तरह से होगी, कार्बन षटकोणीय परत होगी। बाकी सारी चीजें वही हैं। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कौन किस तरह से एक विमीय संरचना यानी यूनि डायमेंशनल या 1D संरचना होती है, एक विमीय संरचना होती है, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पे है ना, तो इसमें मोटाई की अगर इसी तरह से तो केवल लंबाई की बात की जाएगी, अगर इस तरह से रख दोगे तो केवल चौड़ाई या लंबाई की ही बात की जाएगी, न कि इसमें मोटाई और ऊंचाई की बात की जाएगी। तो ये भी एक कौन सी है, एक विमीय संरचना है। ठीक, अब बात करते हैं फुलेरीन। फुलेरीन दरअसल क्या है कि अब इसको गोल में काट दो, लपेट के गोला बना दो, काट दो, जैसा भी आप कर सकते हैं। फुलेरीन अब इसमें से आप इसको ऐसे काट दो, एक सेक्शन ले लो, गोल कर दो। ठीक, तो फुलेरीन कैसी संरचना बनेगी, गोलीय संरचना। अब किसी षटकोण को काटा जाएगा तो हर जगह से षटकोण थोड़ी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं उसके आकार में परिवर्तन होगा। तो गोलीय संरचना अगर है तो जो उसकी दीवार होगी जो कार्बन परमाणु के साथ षटकोणीय के साथ साथ हेक्सागन के साथ साथ पंचकोणीय फॉर्म में भी मिलेगी। पंचकोणीय परत भी उसकी दीवार पर पाई जाएगी, यानी हेक्सागन और पेंटागन। तो जो सर्वाधिक अस्थायी फुलेरीन है, बाकी प्रॉपर्टी सब में सेम है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 3 अन्य से जुड़े हुए हैं। जो सर्वाधिक C60 आप अगर केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, हम मान के चल रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, हम मान के चल रहे हैं आपकी बेसिक केमिस्ट्री या बेसिक फिजिक्स आपको आती है। तो सर्वाधिक जो अस्थायी फुलेरीन वो कार्बन 60 है। अब हाल ही में जो चर्चा में रहा है गोल्ड नैनो पार्टिकल, तो जिसको पहले ही मैं थोड़ा रेफरेंस के तौर पे हमने चर्चा में उसको रखा था, गोल्ड नैनो पार्टिकल, सोने के नैनो। अनुप्रयोग में इसको हम इसके बारे में क्यों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही हाल ही में चर्चा में आया है, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो गोल्ड नैनो पार्टिकल की बात की जाए तो सबसे पहला ये जो इसका संश्लेषण किया गया है वो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं नेशनल पोलर, राष्ट्रीय ध्रुवीय एंड मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर, समुद्री अनुसंधान केंद्र, इसके साथ गोवा विश्वविद्यालय, जो गोवा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर उन्होंने सोने के नैनो कण का संश्लेषण किया है। इसका संश्लेषण किसके द्वारा किया गया है, एक बैक्टीरिया है, आर्कटिक नहीं, साइकोटॉलरेंट आर्कटिक बैक्टीरिया के उपयोग के द्वारा, इसके द्वारा साइकोटॉलरेंट आर्कटिक बैक्टीरिया के उपयोग के द्वारा। इंफॉर्मेटरी लाइन से ठीक है। अब इसमें ये मत पूछना कोई लोग कि इस बैक्टीरिया का उपयोग कर लिया कैसे, क्योंकि वो एक अलग हिस्सा हो जाता है कि जीएस से हटके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हिस्सा हो जाता है, जहाँ पे आप रिसर्च किया उस एक सब्जेक्ट की गहराई ज़्यादा डेप्थ में जाने की बात करते हैं। अब बात करेंगे जो हमारे कार्बन नैनो सब्सटेंस थे या कार्बन नैनो पदार्थ, उसमें से एक पर्टिकुलर कार्बन नैनो ट्यूब की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज में है।
कार्बन नैनो ट्यूब का प्रॉपर्टी के बारे में या कार्बन नैनो सब्सटेंस के गुणों के बारे में। तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब, तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो दबाव सहने की इनकी जो क्षमता होती है, ठीक, आसानी से टूटते नहीं है। अगर इनको एक टेक्निकल लैंग्वेज बात की जाए कि तन्यता के मामले में कि कितना इनको ताना जा सकता है, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। तुलना की जाए तो इस्पात से 10 गुना नहीं, 10 गुना अधिक हल्के और 100 गुना ज़्यादा मजबूत है स्टील के साथ, यानी इस्पात से 10 गुना हल्के और 100 गुना ज्यादा मजबूत। वहीं सुचालकता की बात की जाएगी, चालकता की बात की जाए तो तांबा और चांदी के मुकाबले तांबा और चांदी के मुकाबले में ये 1000 गुना बेहतर या 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। बेहतर क्या है? चालक है, इनकी चालकता। अगर तापमान सहने की बात की जाए, तापमान को सहने की तापमान सहने की अगर बात की जाती है तो निर्वात में 2800 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडल में 780 डिग्री सेंटीग्रेड, 2800 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडल में 780 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सहन कर सकते हैं। अब इनका उपयोग इन सभी आधारों पे देखा जाए तो जो इनका उपयोग है वो आप खुद से सोच सकते हैं किन किन चीज़ों में किया जाएगा। पहली चीज है, इस्पात से ज़्यादा मजबूत है और हल्के हैं, तो सबसे पहला इसका उपयोग कहाँ हो जाएगा? वायुयान के पार्ट बनाने में, मिसाइल के पार्ट बनाने में या उपग्रह के पार्ट बनाने में। बेहतर सुचालक है और तापमान सहने की क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा अधिक है। तो ये जो विद्युत परिपथ है वो कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे जो हमारे यहाँ के डिलीवरी सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि आप लोग डेली बेसिस पे अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक जो होता है ना कि सेक्टर है, इलेक्ट्रिक सेक्टर है, विद्युत पर क्षेत्र है, उसमें एक सबसे बड़ा टर्म सुनते हैं कि ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम एल्युमिनियम के तार यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में, क्योंकि हर एक पदार्थ का अपना एक प्रतिरोध भी तो होता है। अगर ये तांबा और चांदी के मुकाबले में जो हमारे वर्तमान पदार्थों में सबसे अच्छे चालकों में से माने जाते हैं, चाहे विद्युत के हों चाहे उष्मा के हों, उनसे अगर 1000 गुना बेहतर चालक है। अगर कार्बन नैनो ट्यूब व्यवहार में आ गई, उससे एक बड़े बृहद पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा, उसके माध्यम से विद्युत परिपथ का निर्माण कर रहे हैं, तो आप सोचिए ना एनर्जी सेविंग जो हमारी ऊर्जा की बचत कितनी है। अब यहाँ से हम इंटर करेंगे एप्लीकेशन को लेकर, क्योंकि बेसिक सिद्धांत हमने पढ़ ली, नैनो विज्ञान या नैनो प्रौद्योगिकी में एक स्केल को देख लिया कि किस स्केल पे हमारी बात होगी, नैनो पदार्थ के बारे में पढ़ लिया, उसमें से उनके गुण के बारे में पढ़ लिया, ज़्यादा व्यवहारिक ज़्यादा यूज में आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन की, ठीक। तो पहला जो सेक्टर आएगा वो स्वास्थ्य क्षेत्र आएगा। अगर अनुप्रयोग की बात करेंगे, इसमें सबसे पहला मैंने बताया था कि सबसे पहला जो सेक्टर आएगा वो आएगा स्वास्थ्य क्षेत्र, यानी हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में
इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो सकते हैं? पहली चीज, अगर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा तो बायोलॉजी में जो कोशिका की संरचना और कार्य प्रणाली, ठीक, क्योंकि हमारे शरीर की जो मूलभूत इकाई है, जो जहाँ से हमारे शरीर का निर्माण होता है, उससे लिए जो कोशिका की संरचना और कार्य प्रणाली है वो नैनो पैमाने के अंतर्गत आती है। ठीक, तो अगर हमको किसी रोग को जड़ से खत्म करना, कहीं ना कहीं अन्य दवाओं के मुकाबले में इस प्रणाली पे अगर काम किया गया तो अन्य प्रणालियों या अन्य सिस्टम के मामले में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। अब हम एक एक करके कि इसमें कौन कौन से काम अभी तक हो चुके हैं। पहली चीज तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सबसे पहला काम हुआ है वो हुआ है जो हाईली सेंसिटिव डिजीज है उसका इंडिकेटर बनाया जा सकता है। यानी क्या है कि अति संवेदनशील रोग सूचक हाईली सेंसिटिव डिजीज डिटेक्टर का निर्माण हम इसके द्वारा किया जा सकता है। उसके अलावा क्या काम किया जा सकता है स्वास्थ्य सेक्टर में? लक्षित रूप से या टारगेटेड रूप से दवा पहुंचाया जा सकता है। दवा पहुंचाने की विधि एक तो हमने पहले ही बताया था कि जीवाणुरोधी है, एल्युमिनियम क्या कहते हैं, सिल्वर नैनो पार्टिकल है, वो जीवाणुरोधी है। तो जीवाणुरोधी पट्टी बनाने के काम में आ सकती है। और अगला क्या काम हो सकता है? सेल के लेवल पे काम करते हैं। जैसे इस पैमाने के अंतर्गत जो कोशिका की संरचना व कार्य प्रणाली अगर इस पैमाने के अंतर्गत आती है तो जो टिश्यू या ऊतक अभियांत्रिकी का काम होता है, टिश्यू इंजीनियरिंग, ये क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। ऊतक अभियांत्रिकी ज़्यादातर मेन फोकस ऊतक अभियांत्रिकी का हम बायो टेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी के खंड में करेंगे, लेकिन उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो सकता है इसका हम अध्ययन यहाँ बताएंगे। क्या होगा कि ऊतक अभियांत्रिकी यानी टिश्यू इंजीनियरिंग। अब यहाँ से हम एक एक को लेकर अध्ययन करेंगे कि कैसे कोई तकनीकी कैसे एक अति संवेदनशील रोग सूचक के रूप में काम कर सकती है, कैसे नैनो प्रौद्योगिकी किसी एक संक्रमण के दौर में उस संक्रमित स्थान तक टारगेटेड रूप से दवा पहुंचाने की विधि के रूप में काम कर सकती है, कैसे वो जीवाणुरोधी पट्टी की तरह काम करती है और कैसे वो टिश्यू इंजीनियरिंग में काम करती है। हालांकि ये चार हम इसके अलावा और भी क्या कहते हैं न्यूट्रिशन के जैसे टिश्यू इंजीनियरिंग में बात करेंगे पहली चीज तो पोषण या पोषण के निवारण के लिए भी काम कर सकती है, क्योंकि टिश्यू इंजीनियरिंग में यही चीज़ होता है कि आप उसमें परिवर्तन करके एक नई वेराइटी डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपने जीएम क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बात किया तो ऐसा भी काम किया जा सकता है, लेकिन इन चार में एक ठीक ठाक मात्रा में वैश्विक स्तर पे और भारत के स्तर पे काम करते हैं। तो पहला हम बात करेंगे अति संवेदनशील रोग सूचक के रूप, अति संवेदनशील रोग सूचक के। अब आपको कोई रोग होता है, ठीक, तो रोग होने के अलग अलग कारक होते हैं। जैसे इस समय जो महामारी चल रही है वो वायरल या वायरस के कारण हुई है। कुछ एक बीमारियां होती हैं जो जीवाणु के द्वारा होती हैं, कुछ कवकों के द्वारा होती हैं, लेकिन जो रोगाणु है वो किसी न किसी रसायन से ही तो बने होते हैं, या तो वो प्रोटीन के बने होते हैं, या तो एंजाइम के बने होते हैं, या वो लिपिड्स या वसा के बने होते हैं। ठीक, जैसे अगर इस कोरोना वायरस को लेकर बात की जाए तो इसके जो बाहरी आवरण है, जो स्पाइक्स हैं, वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने हुए हैं। तो क्या ऐसे एक सेंसर या संवेदक का निर्माण संभव नहीं हो सकता है
जो ऑलरेडी आपके शरीर में इंजेक्टेड हो और इंजेक्ट अगर कर दिया जाए आपके शरीर में, उसको डाल दिया जाए, ऐसे संवेदक जो उस पर्टिकुलर रोगाणु के या संक्रमण जिसके कारण हुआ, संक्रमण के कारक जिस रसायन के कारण होता है, कारक जिस कारण, संक्रमण के कारक में जिस रसायन के कारण हुआ, उसके प्रति ये संवेदनशील। और जब उनके साथ अगर संवेदनशील हैं तो जाहिर सी बात है, जब उसके साथ ऐसे संवेदकों का सेंसर का मिलन होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस पर्टिकुलर रोग की संवेदक जो इनके प्रति, जिस संक्रमण के कारक या जिस रसायन के कारण है, इनके प्रति क्या हो, संवेदनशील हो। तो वे मिलने के बाद क्या होगा, उस रोग की पुष्टि कर देंगे। रोग की अगर पुष्टि हो गई आरंभिक दौर में, तो जो बाद में जो क्या कहते हैं ना, वल्नरेबिलिटी आती है, सुभेद्यता आ जाती है एक समय के बाद में, तो उस सुभेद्यता से वो उस रोगी को एक मतलब कहते हैं ना कि अल्प समय में क्योर किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। उस लेवल पे वो रोगी वल्नरेबल नहीं हो पाएगा जिस लेवल पे अगर रोग पता करने के बाद उन्हें पता चलता है। ठीक, तो ऐसे में जो बहुत तगड़ी बीमारियां वो सारी तगड़ी भी होती हैं, लेकिन जो उसमें भी जो एक्सट्रीम है, जैसे कैंसर जिसके कारण होता है, किन किन के कारण होता है, उन रसायनों के प्रति एक संवेदक का निर्माण कर दिया जाए। अल्जाइमर की बात कर जाती है, ठीक, HIV की बात की जाए, या वर्तमान संदर्भ में ले लीजिए कोविड-19 की बात की जाए, तो इन फ्यूचर हो सकता है ऐसे संवेदक बनाए जाए तो आसानी से आरंभिक तौर पे कोविड-19 का परीक्षण कर पुष्टि कर दें, जिससे शुरुआती दौर में जब बहुत कम मात्रा में आपके लंग्स को नुकसान पहुंचे, बहुत कम मात्रा में आपको नुकसान पहुंचे, उसी समय पता चल जाए तो आप आराम से अपने आप को क्या कहते हैं आइसोलेट करके, या जो भी भविष्य में दवाओं का निर्माण आएगी तो बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे, एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होने से बच जाएंगे। अब हाईली सेंसिटिव ड्रग डिटेक्टर की बात अगर की जा रही है तो उसमें कौन कौन से ऐसे पदार्थों का यूज किया जा सकता है। कारण जो नैनो पदार्थों की बात की जाती है तो उसमें कौन कौन से ऐसे पदार्थ का यूज किया जा सकता है। पहला तो यूज किया जा सकता है कार्बन नैनो सब्सटेंस का, कार्बन नैनो पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी सेंसर का निर्माण बहुत सूक्ष्म स्तर पर करना है तो उसमें कुछ एक ऐसे रसायन भर के रखने होंगे जो उनके प्रति, अगले रसायन के प्रति संवेदनशील हो। तो पहली चीज़ है कि वो फ्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो गोलीय संरचना की तरह होती है। कोई उसके अलावा कोई एक अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, छोटे सर्किट का काम अगर शरीर के अंदर काम पड़ना है तो हम कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, सिल्वर नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? सिल्वर नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटम डॉट दरअसल एक गोलीय संरचना ही होती है, जहाँ पे आप वैसे फ्लोरीन की भांति आप मान सकते हैं, छोटे संरचना होती है, उसके अलावा इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी चीज़ें क्या संभव है? हाँ, ऐसी संभव है। एक भारत की एक संस्था है ग्वालियर में, DRDE, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ठीक, इसने टाइफाइड के जांच का किट विकास किया है। टाइफाइड जांच किट का विकास किया है।
और इसमें जो टाइफाइड जांच किट में जो नैनो सेंसर यूज हुआ है, जो नैनो सेंसर प्रयोग हुआ है, नैनो सेंसर का जो प्रयुक्त नैनो सेंसर का जो विकास है वो IISc बेंगलोर के वैज्ञानिक प्रोफेसर A.K. सूद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? IISc के वैज्ञानिक प्रोफेसर A.K. सूद के द्वारा किया गया है। उसके अलावा ये तो भारत की बात हुई। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पे मेंस आंसर राइटिंग में इस तरह के अगर कोई प्रश्न आता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के कौन से अनुप्रयोग हैं, सिविल सर्विस वालों के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के कौन से अनुप्रयोग हैं व उससे संबंधित कौन सी चिंताएं हो सकती हैं या कौन से मुद्दे हो सकते हैं, मुद्दों को कैसे हटाया जा सकता है, जो चिंताओं का कैसे समाधान किया जा सकता है। जो एग्जाम्पल आप देंगे वो कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर एग्जाम्पल भारत के लिए। अगर उस टॉपिक पे पर्टिकुलर भारत के उदाहरण नहीं है तो आप कहीं का भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि हर एक टॉपिक पे एक आध भारत के उदाहरण मिल जाए। ठीक। दूसरा, अगर वैश्विक स्तर की बात की जाए तो एक ग्लासगो विश्वविद्यालय है, यूके में है। यूके उत्तराखंड में नहीं, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में है। इसमें क्या है, सिल्वर नैनो पार्टिकल आधारित यानी चांदी के नैनो कण आधारित और उसके साथ लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। सिल्वर नैनो पार्टिकल और लेजर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर करके एक रोग है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जांच किट का विकास किया। तो ऐसे ही अगर ये 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं, उसके अलावा और भी डेवलपमेंट हुए हैं, तो इस तरह से क्या आने वाले समय में हर रोग के प्रति जो खासकर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है या मानव जाति पर या अन्य जीव जंतु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं, जैसे उस पर्टिकुलर स्पेसीज की सुभेद्यता बहुत अत्यधिक हो जाती है, यानी उसके बचने की क्षमता या उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, तो इस तरह से अन्य रोगों के प्रति भी सेंसर डेवलप किए जा सकते हैं। इसको कहते हैं ना कि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। अगर समय मिलेगा तो एक अच्छी बुक है, पढ़िएगा। बुक का नाम है इंजन ऑफ क्रिएशन। ठीक, समय मिलेगा, काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। इंजन ऑफ क्रिएशन द अपकमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। बहुत सारे आपको जो आप देखते होंगे ना मूवी वगैरह में, खासकर मार्वल मूवीज में, एक वो क्या कहते हैं उनका जो बॉडी सूट होता है आयरन मैन का, एक टक्करता है यहाँ पे अपने उसके पास और पूरा बॉडी सूट डेवलप उसके शरीर पे डेवलप हो जाता है। तो हाँ, ये सारे संभव है। दूसरा, आप उसमें देखे होंगे अगर ब्लैक पैंथर मूवी में, तो उसका पूरा बॉडी सूट उसके हार में छुपा होता है। वैसा नहीं है, ये चीज़ें डेवलप ज़्यादा विकसित तो हो सकती हैं इन फ्यूचर, अगले 2-4 साल, 10 साल, 50 साल। तो अगर हाईली सेंसिटिव डिजीज डिटेक्टर की बात, अगर जो अगला टॉपिक हमारा आएगा वो कौन सा था? दूसरा टॉपिक लक्षित रूप से दवा पहुंचाने के लिए यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म। ठीक, तो आप मान लीजिए जैसे ये कोई एक सेल है या कोई एक टिश्यू है या कोई भी एक अंग है जिसका ये हिस्सा मान लो संक्रमित है। ठीक, तो हमने मान लो उसके लिए नैनो सेंसर का निर्माण कर लिया है, एक संवेदक का निर्माण कर लिया है, जो इसके साथ अटैच होने के बाद
ठीक, इसके साथ अटैच होने के बावजूद इस रोग की पुष्टि कर सकता है। हमारे पास ऐसे संवेदक का निर्माण है। तो इसके साथ ही साथ क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके साथ इससे जो रिलेटेड है इसको खत्म करने या नष्ट करने के लिए, संक्रमण को हटाने के लिए जो दवा है इसके साथ हम रख के भेज दें, हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए कि जैसे ही इस संक्रमण का पता चला, संवेदक ने इसकी पुष्टि की, वैसे ही ये दवा इस पे रिलीज हो जाए और ये संक्रमण नहीं कहेगा। ऐसा भी संभव है। जब हम संवेदक का निर्माण कर सकते हैं तो उसके साथ इस तरह के मैकेनिज्म का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो इसका फायदा क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हम नैनो संवेदक या उस सेंसर के साथ दवा को भी साथ में रख के भेज रहे हैं, जिससे आरंभिक दौर में ही ये संक्रमण बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ने ना पाए, इसीलिए आरंभिक दौर में ही इसका उपचार हो। तो इसका फायदा क्या हो सकता है? अभी हम कोई दवा खाते हैं, कोई हमको नॉर्मल बुखार होता है, पैरासीटामॉल लेते हैं, या कोई और दिक्कतें होती हैं, हम दवाएं खाते हैं डेली बेसिस पे भी। अभी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सभी लोगों को दवा का कंजम्पशन करना पड़ रहा है, मेडिसिन का। तो उस दवा तो चलो ठीक है, वो पर्टिकुलर एक रोग के प्रति था या एक संक्रमण के प्रति था, वो हमको क्योर कर गया, हमको उपचार कर दिया, हमें सामान्य नागरिक हो गए, सामान्य व्यवहार करने लगे सामान्य तौर पर। लेकिन उसके साथ साथ क्या ये नहीं कि साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ सकते हैं, कुछ और अन्य अंगों पे प्रभाव पड़ सकता है, कुछ और अन्य कोशिकाएं जो स्वस्थ कोशिकाएं या उत्तक हैं उन पे प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम कोई दवा खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है शरीर में मतलब संचरण के लिए। ठीक, तो अगर इस तरह से है कि केवल एक संक्रमण पे ही उस दवा को टारगेटेड करके भेजा जाए, तो सबसे बड़ी बात होगी कि दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट जो है हमारे शरीर पे, वो एकदम से नगण्य हो जाएंगे या ना के बराबर साइड इफेक्ट है। इसमें सब अब दवा को रखने के लिए खोखला चाहिए ना, खोखला स्थान चाहिए किसी चीज़ को वहाँ पे रखने, सेंसर के साथ अटैच करने के लिए। तो इसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? फ्लोरीन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो एक गोलीय संरचना होती है। गोल्ड नैनो पार्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड नैनो पार्टिकल मतलब सोना नामी अक्रिय धातु शरीर में जाके चलो वो एक बहुत अच्छे नैनो लेवल पे जाने के बाद बहुत अच्छे उत्प्रेरक का काम करती है। तो इसका प्रयोग करेंगे कि जैसे यहाँ पे संक्रमण का पता चला, इस सेंसर ने पुष्टि की, संवेदक ने इसकी पुष्टि की, सोना नैनो लेवल पे उत्प्रेरक का काम कर ही रहा है, तो उसके साथ इन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन चेन या कुछ ऐसी क्रियाशीलता हुई या क्रिया हुई, ये जो बॉड्स हैं ये फट गए और पूरी की पूरी तरह इस संक्रमण या संक्रमित जगह पर आके टकराई और ये संक्रमण तुरंत के तुरंत वहाँ से खत्म हो गया। ठीक, तो लक्षित रूप से दवा पहुँचाने में सबसे बड़ा फायदा हमारा क्या है कि दुष्प्रभाव का खतरा बहुत कम होता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये मत सोचना कि ये सारी चीज़ें अभी हाइपोथेसिस है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके व्यवहार में आ रही हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस केवल 2000 के नोट में नैनो चिप वाली थी, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें व्यवहार में। हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, DU की, भारत की राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं A.N. मित्रा। इनके नेतृत्व में ठीक, इनके नेतृत्व में ऐसी 11 प्रणालियों का विकास किया जा चुका है। ठीक है, ऐसी 11 प्रणालियों का विकास हो चुका है। ठीक, और इसमें से अधिकांश पे पेटेंट योग्य हैं, जिन पे लोगों को मतलब एन मित्रा साहब को लगभग प्रणालियों पे अमेरिका के द्वारा या कुछ अन्य देशों के द्वारा इनको पेटेंट मिल चुका है।
उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ठीक, तो यहाँ के जो वैज्ञानिकों ने था क्या कि पत्तों से ग्राफीन की प्राप्ति की है, नेचुरल ग्राफीन की प्राप्ति। इसका फायदा होगा ये कैंसर को क्योर करने में, कैंसर के उपचार में सहायक है। तो सारी टेक्नोलॉजी नैनो बताया, पहले ही बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन पे आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़े स्तर पे असर डालेगी, बहुत विधिवत तरीके से असर डालेगी और हमारी पूरी की पूरी जीवन शैली बदल कर रखा है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की इसी में बात करते हैं। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं। ठीक, कॉर्नेल विश्वविद्यालय में जो प्रणाली डेवलप की गई कि रक्त कोशिका ब्लड सेल में जो उपस्थित कैंसर, ठीक, रक्त कोशिका में जो कैंसर सेल है, संक्रमित कोशिका है, इनको नष्ट करने की प्रणाली का विकास किया गया है ना। कैंसर सेल को संक्रमित कोशिका को नष्ट करने की प्रणाली का विकास किया गया। ठीक, अब इस तरह से जब इतने सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं कि चलो इसमें ब्लड सेल में कैंसर सेल को नष्ट किया जा रहा है, DMU में एक नेचुरल ग्राफीन की प्राप्ति की गई जिसके द्वारा कैंसर को क्योर किया जा सकता है, DU में ऐसे 11 सिस्टम का विकास किया गया, ग्वालियर DRDE के द्वारा टाइफाइड जांच किट का विकास किया गया, ग्लासगो के द्वारा मेनिंजाइटिस के जांच किट का विकास किया गया। तो ऐसे इन फ्यूचर हम मान के चलते हैं कि ऐसे हर एक रोग का या खासकर उन रोगों का जो बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर पे इफेक्ट डालते हैं, उन पर ऐसे सेंसर्स का विकास होगा, ऐसी प्रणालियों का विकास होगा जो उस पर्टिकुलर रोग के लिए जो क्या कहते हैं ना जहाँ पे वो नुकसान पहुँचाती हैं, ऐसी प्रणाली वहाँ पे टारगेटेड या लक्षित रूप से दवाएं पहुँचाई जाएंगी जिससे हम आसानी से आरंभिक तौर पर शुरुआती दौर में ही उन लक्षणों को ख़त्म कर सके या उन कैंसर सेल का ख़त्म कर सके। आज के लिए मसला इतना ही करते हैं क्योंकि लंबा समय हो चुका है और उसके बाद अगला टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, चाहे वो टिश्यू इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग की बात, उसके साथ जो अन्य सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्वायरमेंट, एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, उसके साथ जो कंसर्न उनकी बात, उसके साथ कुछ एक अवधारणाएँ तो शायद आप लोगों को सुन के मजा आए उसमें उनकी बात की जाएगी। तब तक आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, खासकर बाहर निकलिए मास्क पहनिए। ठीक, पूरी तरह से पूरा एहतियात या पूरी सावधानी बरतिए क्योंकि ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है। क्योंकि जब अभी IPL कैंसिल हुए हैं, ठीक है, फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, IPL कैंसिल होने का सबसे मतलब यही है क्योंकि BCCI कभी नहीं चाहेगी कि डेली बेसिस पे 2 से 2.5 करोड़ का नुकसान सहन, कोई भी संस्था नहीं चाहेगी। ठीक है, तो उसमें कोई मजाक की बात नहीं है, अफवाहों से दूर रहिए। एक बड़ा अच्छा टर्म दिया है, उसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। एक दिन मैं WHO की वेबसाइट पे विजिट किया था, एक दिन क्या लगभग डेली करता हूँ, तो उसमें एक पैंडेमिक चल ही रहा है हमारे साथ। ठीक, हमारे साथ महामारी तो चल ही रहा है, लेकिन वहाँ पे एक और बताया गया कि एक हमारे साथ इन्फोडेमिक जैसी संरचना भी चल रही है। इसके साथ साथ पैंडेमिक जो है वो एक पर्टिकुलर वायरस के कारण है। ठीक, इन्फोडेमिक भी एक वायरस के ही कारण जो समाज के लिए वायरस का काम कर रहे हैं, ये समाज के लिए वायरस का काम कर रहे हैं। कैसे? गलत तथ्य, गलत सूचनाएं,
बेवजह क्या हुआ, अफवाह, बिना पुष्टि किए, बिना पुष्टि किए सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, क्योंकि हम में से जो अधिकांश हैं वो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, अन्य सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए हैं, और इस सोशल मीडिया के युग में सूचनाओं का आदान प्रदान इतना सहज तरीके से हो रहा है, इतना आसानी से हो रहा है कि कोई एक सूचना गलत तरीके से लेके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दंगे से भड़काया जा सकता है। ठीक है, इन्फोडेमिक में इतना इसको हाई बना दिए गए हैं कि हालांकि हाई की सिचुएशन है, अलार्मिंग लेवल पे हमारे यहाँ ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के या बिना पुष्टि किए हुए फॉरवर्ड कर करके एक तो सबसे पहले दिमाग का दही करती है। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में एक आप लोगों ने भी शायद न्यूज़ सुनी होगी कि एक महिला थी 30-35 साल की, उसके शरीर में कोरोना की पुष्टि हुई, उसने सुसाइड कर लिया। एक दंपति थे, उनको हार्ट अटैक से मर गए। तो ये केवल और केवल इंफॉर्मेशन ओवरलोड या गलत इंफॉर्मेशन के कारण। सबसे चीज पैंडेमिक से तो बचिए ही बचिए, इससे भी बचिए। ठीक, जैसे वैक्सीन के बारे में तमाम अफवाहें हैं। हिंदू बोल रहे हैं कि इसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, मुस्लिम बोल रहे हैं इसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। अरे मान लो किया ही गया है, लेकिन पर्टिकुलर आपके जीवन को तो बचा रहा है, ये पूरी मानव जाति को बचा रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसे कोई भी तथ्य प्रमाणित नहीं है, ना ही गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, ना सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। आराम से जब भी जिस एज ग्रुप को वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। हाँ, और इन सबसे बचाव रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ठीक है, आज के लिए नमस्कार।